यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप शूद्र हैं। यदि आप पाखंडियों के वर्ण व्यवस्था के अनुसार खुद को समझते हैं, यदि आप इन तीनों में से नहीं आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो जाहिर सी बात है आप शूद्र हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अखिलेश यादव जी बार बार यह पूछते रहते हैं शूद्र कौन हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछते रहते हैं शूद्र कौन हैं। भारत के लोगों से पूछते रहते हैं शूद्र कौन हैं, या मैं कौन हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? देखिए, एक और बड़ी खबर है, इससे भी रूबरू आपको करवा दे। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूं शूद्र कौन है, अखिलेश कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। अखिलेश यादव जी जब खुद को पाखंडियों के वर्ण व्यवस्था के अनुसार समझेंगे या मानेंगे, चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप शूद्र ही हैं। हाल ही में कई बार अखिलेश यादव के साथ ये घटना घट चुकी है कि जब जब वह मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके जाने के बाद यह पाखंडी पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलते हैं। जहां जहां अखिलेश यादव गए होते हैं उस मंदिर में उन सभी स्थानों को गंगा जल से यह पाखंडी धुलते हैं। आज भी इस देश में अखिलेश यादव जैसे बहुत सारे लोग इन पाखंडियों के भ्रमजाल में फंसकर घूम रहे हैं और खुद को किसी ना किसी जाति से ऊंचा समझकर गौरवान्वित भी हो रहे हैं। चलिए प्रमाणों, तथ्यों और तर्कों के साथ पूरा विश्लेषण करेंगे कि कौन है शूद्र और क्यों है शूद्र। पाखंडियों की व्यवस्था में 4 वर्ण बने हैं। उस वर्णागत शब्दों में ब्राह्मण वर्ण तो समझ में आता है, क्षत्रिय वर्ण भी समझ में आता है, कुछ हद तक वैश्य वर्ण भी समझ में आता है, परंतु यह शूद्र कौन है, यही तो पूछते हैं अखिलेश यादव। आज कुछ लोगों में एक भ्रांति बैठी है कि शूद्र में आज की सिर्फ अनुसूचित जातियां ही आती हैं। आइए विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम शूद्र का अर्थ सेवक होता है, यानी शूद्र का कार्य सेवा करना होता है। जो भी सेवा का कार्य करता है वह इन व्यवस्थाओं के हिसाब से शूद्र कहलाता है। इस पाखंडी व्यवस्था में आज की अनुसूचित जाति वालों को गांव से दूर रखा जाता है ताकि किसी को उससे छूत न लग जाए, यानी उसका घरों में तो दूर, गांव में भी प्रवेश पर पाबंदी थी। फिर उससे घरों में सेवा का कार्य कैसा? हाँ, मृत जानवरों को उठाना, गंदगी की सफाई तक ही उसका उपयोग था, जो आज भी कहीं कहीं गांवों में देखने को मिल जाता है। फिर घरों में सेवा कौन सी जाति करेगी? और जो सेवा करेगी उसी को तो शूद्र वर्ण कहा जाएगा। ब्राह्मण और राजाओं के यहाँ सेवा का कार्य वही जाति करती थी जिससे मनुपुत्र और राजपुत्र को छूत नहीं लगता था। भारत की लगभग सभी पिछड़ी जातियां आज उस बनावट में फिट बैठती हैं, यानी सेवा का कार्य मनु व्यवस्था के हिसाब से किया जाता था। जो भी जातियां सेवा का कार्य करती थीं उन्हें ही शूद्र कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। यानी आज के पिछड़े समाज में जितने प्रकार के जाति वाले लोग ब्राह्मणी व्यवस्था को मानते हैं वह इस परंपरा अनुसार शूद्र हैं। शायद अखिलेश यादव जी को जवाब मिल गया होगा कि यदि आप इन तीनों में से नहीं आते हैं तो आप इस व्यवस्था के हिसाब से शूद्र हैं।
ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली कहावत सुने ही होंगे, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। उस शूद्र कलंक को धोना चाहते हैं तो इस पाखंडियों की परंपरा को लात मार देना होगा, जो मानव और मानव के बीच भेद उत्पन्न करता है, ऊंच और नीच की भावना उत्पन्न करता है, जो गुलामी का प्रतीक है, जो शोषण का प्रतीक है। और आपको यह भी जानना होगा कि असल में पाखंडियों ने यह व्यवस्था कब से बनाई। 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी में बना इनका वर्ण व्यवस्था इस कदर हावी हो गया मुगल शासन में और अंग्रेजों के शासन के दौरान इतना हावी हो गया कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही यह अपना पूरा का पूरा तंत्र चलाने लगे और सेवा का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहकर संबोधित किया जाने लगा। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को मैं तुझसे ऊंची जाति का हूँ, मैं तुझसे ऊंची जाति का हूँ और मैं तुम दोनों से ऊंची जाति का हूँ, यह सुनकर और यह कहकर गौरवान्वित होते हैं। लेकिन इन धूर्तों को नहीं पता है कि तुम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र हो। तो साथ ही अखिलेश यादव के साथ साथ इस भारत के प्रत्येक शूद्र को जानना होगा कि 12वीं शताब्दी से पहले जब शूद्र बनाया गया इनको, उससे पहले आप क्या थे। भारत की समण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति को किस तरीके से तहस नहस करके आपको मूर्ख बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार आपसे छीन लिया गया और आपको शूद्र कहकर शिक्षा से वंचित रखा गया, ताकि जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आप तर्क करेंगे और जब आप तर्क करेंगे तो इनका तंत्र टूट जाएगा। पाखंडवाद की इस गुलामी से और इस कलंक से यदि आप निकलना चाहते हैं, यदि आप बचना चाहते हैं, तो सिर्फ एक उपाय है। जो कंडीशन 12वीं शताब्दी से पहले जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी तब आप क्या थे, आपको जानना पड़ेगा। उस बौद्ध संस्कृति के अंतर्गत आप आते थे जहां मानव और मानव में कोई भेद नहीं था, सभी बौद्ध थे, सभी एक समान थे। तब ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था, सभी के सभी उस समण परंपरा के अंतर्गत आते थे और सबको समान भाव और समान दृष्टि से देखा जाता था। तो यदि आप खुद और या फिर आपकी आने वाली पीढ़ियों को इस कलंक से आप बचाना चाहते हैं, इस पाखंडवाद की बेड़ियों से यदि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद मुक्त होना पड़ेगा। लात मार देना होगा ऐसी व्यवस्था को जो आपको नीच साबित करता है, लात मार देना होगा ऐसी व्यवस्था को जो आपको शूद्र साबित करता है। और एक बात और अखिलेश यादव जी के लिए, यदि आपको शूद्र समझ में आ गया है कि आप शूद्र हैं, तो आपकी क्या मति मारी गई है कि आप मुंह उठाकर चले जाते हैं मंदिरों में और फिर मंदिरों में और फिर मंदिरों में और बार बार जलील होते हैं। क्या यह जलालत आपको स्वीकार है? जो आप इस व्यवस्था के हिसाब से खुद को मानते हैं, खुद को शूद्र साबित करवाते हैं और खुद इस पाखंडवादी व्यवस्था के हिसाब से पाखंडियों के बनाए जाल में फंसकर उनके मंदिरों में पहुंचते हैं और खुद अपना मटिया पलीत करवाते हैं। वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है, वक्त रहते समझ जाने की जरूरत है, ताकि आप भी समझें और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी समझें कि इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कैसे होना है।